परिवहन के माध्यम, तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा जो परिवहन है, पादपों में जो परिवहन है उसका एक दिशात्मक हो सकता है, बहुदिशात्मक हो सकता है। जल का परिवहन होता है, पोषक तत्वों का परिवहन होता है, मूल से तने की तरफ जाता है, तने से और भी जगह जाता है, जरावस्था में खत्म होने पर वो वृद्धि क्षेत्र में चला जाता है। ये सब चीज़ें देख ली। अब हमें देखना है कि आखिरकार ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या है, ट्रांसपोर्ट का वे क्या है, हाँ या ना। तो ट्रांसपोर्ट यदि हमें करवाना है तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले विसरण। विसरण यानी कि डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूज हो जाना कोई चीज का। विसरण द्वारा गति निष्क्रिय होती है। क्या बोला इसने कि जो विसरण है यानी कि जो हमारा डिफ्यूजन है, ठीक है, ये कैसा होता है, निष्क्रिय यानी कि ये होता है इनएक्टिव। हम बोल सकते हैं ये इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है। इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ऑलरेडी हिंदी में हमारे पास मीनिंग है, ठीक है। विसरण यानी डिफ्यूजन, निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव। फाइन। तो यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या कोशिका के एक से अन्य तक कम दूरी तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कम दूरी तक, या ऐसा कह सकते हैं कि पत्तियों के अंतरकोश के स्थान से बाहरी पर्यावरण तक कुछ भी हो सकती है। इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। क्या हुआ, आ जाओ एक स्लाइड ले लेते हैं। विसरण देख रहे हैं हम, तो विसरण हम लिख ही लेते हैं, है ना। डिफ्यूजन बेटा ये दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है सिंपल यानी कि साधारण विसरण, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, साधारण विसरण। एक होता है हमारा सुसाध्य विसरण। ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, और ये होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक होता है सुसाध्य विसरण और एक होता है सिंपल विसरण। देखो, और इसमें हमें दो चीजें और पढ़नी पड़ती है, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली है। डन स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या हुआ है। देखो बच्चों, हमें पहले पढ़ना है साधारण विसरण, फिर हम पढ़ेंगे सुसाध्य विसरण। लेकिन विसरण विधि जो होती है बेटा वो हमेशा कैसे होती है, एक और स्लाइड लेंगे। विसरण की जब बात करते हो तुम, है ना, विसरण की जब बात करते हो तो ये क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएगा। फाइन। क्या होगा, विसरण की बात करें तो देखो ये होगा, हम इसको कहते हैं निष्क्रिय या पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं हम, है ना, या इनएक्टिव भी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है विसरण, और ये जैसे मान लो ये है, ऐसे बताती हूँ, ये ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे बहुत सारे कम, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना बच्चों, क्या होगा, जैसे ये एक कमरा है ना, एक कमरा है मान लो, और इस कमरे में सिर्फ 10 बच्चे आ सकते हैं, इस कमरे में 10 बच्चे आ सकते हैं, और पास वाले कमरे में भी 10 बच्चे आ सकते हैं। लेकिन इस कमरे में तुमने 40 बच्चे भर दिए, ठीक है, इस कमरे में तुमने 40 बच्चे भर दिए, जबकि इसमें 10 बच्चे ही आ सकते हैं। तो 40 बच्चे यदि एक साथ आ जाएं एक कमरे के अंदर, तो वो एक दूसरे से बोलेंगे अरे उधर खिसक, अरे उधर खिसक, तू उधर खिसक, तू इधर खिसक, हाँ या ना। तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे। पास वाले कमरे में 10 ही बच्चे आ सकते हैं और उसमें सिर्फ 3 बच्चे बैठे हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 10 बच्चे आने की कंडीशन है, लेकिन कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे। यहाँ पर भी 10 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन केवल 3 बच्चे हैं।
है ना। तो ये 40 बच्चे एक दूसरे को घौंसा, लात, जो तुम बोलो, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के कुछ बच्चे यहाँ चले जाए, यहाँ के कुछ बच्चे यहाँ चले जाए, कुछ बच्चे यहाँ चले जाए, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ चले गए। तो यहाँ पर अब देखो इजीली चले गए ना, ये बच्चे इजीली चले गए। ऐसा तो नहीं है कि तुमने मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी लगाई हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, तो भीड़ को कम करने के लिए वो अपने आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरे कमरे में चले गए। ज़्यादा सही रहा ना। तो यहाँ पर हमें कोई भी एनर्जी, एटीपी, ऊर्जा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो विसरण में हमेशा क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे, जिनका परिवहन किया जाएगा, वो हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ना तो हमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ना किसी एटीपी का रिक्वायरमेंट है, ना किसी ऊर्जा की आवश्यकता है। ये बात समझ में आ गई। ये जो कंडीशन है वो कैसी है, सिंपल डिफ्यूजन की, यानी कि जो साधारण विसरण किया जाता है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। आ गई बात समझ में? आ गई हमारी बात समझ में। अब आ जाओ एक बार यहाँ पर। तो इसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। विसरण में अणु अनियमित रूप से गति करते हैं। अनियमित से होगा, कैसे होगा देखो। तुम्हें मैंने क्या बताया, कमरा है, 40 बच्चे भरे हुए। अब 40 बच्चे हैं, वो थोड़ा ना बोलेगा कि नहीं मैं तो इसी गेट से जाऊंगा। उसको लग रहा है यहाँ से जगह मिल रही है, यहाँ से जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है मैं तो यूं ही चला जाऊंगा, एक बच्चा बोल रहा है मैं तो यूं चला जाऊंगा, एक बच्चा बोल रहा है मैं तो सीधा जाऊंगा। मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है। जहां पर जिसको जगह मिल रही है वो वहां की तरफ चले जा रहा है। जहां पर जिसको जैसी जगह मिल रही है वो वहां पर चले जा रहा है। आ गई बात समझ में मॉलिक्यूल्स की? यहां तक कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ पर विसरण में अणु अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, कहीं से भी गति कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में चला जाएगा। आ गई बात समझ में? तो क्या हुआ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की वाली कंडीशन पे चला जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। अब 10 बच्चे वाला रूम है और 40 बच्चे भर गए हैं, तो क्या होंगे, धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि जगह ही नहीं होगी, तो ऐसे धीरे जाएंगे। और यदि गैप ज़्यादा होता है तो हम कैसे भागते भागते जाते हैं। तुम लाइन बनाते हो ना स्कूल में लाइन बनाते हो, जब बिल्कुल ऐसे पास पास बच्चे होते हैं तो अपन ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि स्पेस ही नहीं है चलने का, ऐसे स्पेस ही नहीं है चलने का। फाइन। लेकिन यदि एक बच्चा वहाँ खड़ा रहे, एक बच्चा, तो मैं भाग के चली जाऊंगी, अरे मैं कैच कर ली। आ गई बात समझ में? तो विसरण विधि कैसे होगी, धीमी गति से होगा, स्लो मोशन में जाएगा। आ गई बात समझ? स्पीड कैसे होगी इसकी, स्लो होगी। किसकी? डिफ्यूजन की। यह जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करती है, ये किसी सिस्टम पर निर्भर नहीं कर रही है। विसरण गैस द्रव में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं, मतलब इनका लक्षण जो है वो बहुत अच्छे से उभर के आता है। जबकि ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है। देखो, एक माध्यम हमने लिया लिक्विड, ये लिक्विड है, एक हमने माध्यम लिया गैस, और एक माध्यम लिया हमने ठोस। तुम्हें पता है ठोस के अणु बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, बिल्कुल पास पास। तो यहाँ पर तो कोई गैप ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसे जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, बेचारा अटक ही जाएगा। लिक्विड होगा तो इसके साथ तैरता हुआ आराम से चला जाएगा, वायु होगी तो वायु में भी आराम से चला जाएगा, है ना। आई बात समझ में? तो ठोस में क्या है, आंशिक रूप से काम करता है कौन, विसरण, मतलब ढंग से काम नहीं करता, कहने का मतलब ये है। आई बात समझ में? पौधों के लिए विसरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पादप शरीर में गैसीय गति का यह एक अकेला माध्यम है। तुमसे पूछा जा सकता है व्हाई डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन प्लांट्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि इट्स एकमात्र ऐसा मीडियम है जो कि गैसीय गति कर सकता है। आ गई बात समझ में? विसरण की दर, अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस किस पे डिपेंड करती है या किस किस के प्रोपोर्शनल होती है। तो आप बोलोगे सांद्रता की प्रवणता, कैसी प्रवणता है उसका, वेलोसिटी कैसी है। उन्हें अलग करने वाली झिल्ली यानी कि जो मेम्ब्रेन है, मान लो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर ले जाना है, तो ये माध्यम कैसा है,
ठीक है। ये झिल्ली कैसी है, ताप, टेम्परेचर और दाब भी प्रभावित करता है। 40 बच्चे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, 10 बच्चे वाली जगह पे 40 बच्चे, तो आपस में दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। जितना अच्छा दाब होगा उतना अच्छा विसरण होगा। तो यहाँ पर विसरण करा है ना बहुत ज्यादा, सॉरी यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर विसरण किया है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो प्रेशर अच्छा खासा लग रहा है, हाँ है ना। यदि तुम, ये पानी है मान लो, यदि अभी पानी है और मैं इसको टेम्परेचर दे दूं तो भी ये आराम से मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे, तो भी डिफ्यूज हो जाएंगे इजीली। आ गई बात समझ में? इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सुसाध्य विसरण क्या है? क्या है सुसाध्य विसरण? कैसा है हमारा? सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो फैसिलिटेट, अभी क्या हुआ, तुम एक तो कोई बंदा आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है, अपने आप ही उसने घर तलाशा, फिर उसने अपने लिए घर खरीदा या घर किराए पे रहा। एक पर्सन आ रहा है मीडिएटर, मीडिएटर यानी कि जो ब्रोकर्स नहीं होते, जैसे कोई पर्सन आता है फिर वो ब्रोकरी लेता है, फिर आपको वो घर दिखाता है कि सर आप इस अपने बजट में ये घर ले सकते हो या आप ऐसा कर सकते हो, मतलब मीडिएटर जिसको आप कहते हैं। तो वैसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कोई मीडिएटर है, और वो मीडिएटर कैसे हो सकते हैं, मतलब चैनल प्रोटीन भी हो सकते हैं और कैरियर प्रोटीन भी हो सकते हैं, मतलब वाहक की तरह काम करेंगे। जैसे साइकिल है, साइकिल क्या है, माध्यम है, तो साइकिल से तुम आराम से जा सकते हो, एक जना पैदल ही जा रहा है, ठीक है, और एक जना साइकिल से जा रहा है और एक स्कूटर से जा रहा है, तो तुम्हें माध्यम प्रोवाइड हो रहा है। तो ऐसा डिफ्यूजन कैसा होगा, फैसिलिटेटेड, जिसमें तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, तुम्हें कोई माध्यम दिया जा रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे साइकिल पे जाओगे, साइकिल में तुम्हें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती, तुमने कोई इसमें पैसा इनपुट नहीं किया, डेली साइकिल की एक बार मरम्मत करी और तुम उस साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें रोज उसमें 100 रुपये का पेट्रोल थोड़ा भराना पड़ रहा है, एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं हुआ। तो यही ध्यान में रखो हमेशा कि जो सुसाध्य विसरण होगा उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें कोई माध्यम मिल रहा है जिससे कि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आई बात समझ में? विसरण उत्पन्न करने वाले के लिए प्रवणता का पहले से उपस्थित रहना अत्यंत आवश्यक है। विसरण की दर, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन पदार्थों के आकार पर भी निर्भर करेगी। कैसे? देखो मान लो ये साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल है, इस साइकिल पर देखो एक ऐसा महाकाय बॉडी वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, एक बहुत मोटा बंदा बैठा हुआ है, ये लो, और इस पे एक और बंदा और एक और बंदा, 3 बंदे साइकिल पे बैठे हैं। और एक ये साइकिल है जिसपे एक पतला दुबला आदमी बैठा हुआ है और एक अकेला बैठा हुआ है। अब मुझे बताओ साइकिल तेज कौन सी चलेगी? अब तुम मुझे बताओ कौन सी साइकिल तेज चलेगी? सीधी सी बात है ना, पहले नंबर यानी कि दिस वन, ये साइकिल तेज चलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ही पतला बंदा बैठा हुआ है और एक ही बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है एक करेगा। लेकिन ये वाली साइकिल बहुत स्लो हो जाएगी, तो क्या होगा, पदार्थों का आकार यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो मोटा है, भारी है या छोटा है, पतला है, कैसा है, उस मॉलिक्यूल पे भी विसरण की दर निर्भर करती है। आ गई बात समझ में? लघु पदार्थ यानी कि दिस वन, लघु पदार्थ तेज गति से विसरण करते हैं, ये तो हमने अभी बात कर ही ली है। किसी भी पदार्थ का विसरण झिल्ली के प्रमुख सहभागी लिपिड में घुलनशील होता है। क्या होता है? घुलनशीलता पर निर्भर करता है। लिपिड क्यों बोला हमने? मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में देख चुके हैं, 9वें भाग में, 9वें चैप्टर तुमने अणु पढ़ लिया है मुझसे, मॉलिक्यूल पढ़ लिए, लिपिड तुमने देख लिया है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तुमने देख लिया है। तुम्हें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई है। हेड हमारा कैसा है? जल से प्यार करने वाला है, लेकिन जो टेल है वो जल से नफरत करती है, लिपिड से प्यार करती है। तो कोई मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होना चाहिए जो उसको पार कर दे? क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने 9वां चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ वो इसका आंसर अभी सोच के कर सकता है। ये मॉलिक्यूल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आराम से इस मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर जाए? तो बच्चों ये मॉलिक्यूल जितना हाइड्रोफोबिक होगा यानी कि जल विरोधी होगा तो वो कैसा होगा?
लिपिड प्रेमी होगा, हाँ या ना? जितना वो मॉलिक्यूल लिपिड प्रेमी होगा वो आराम से डिफ्यूज कर पाएगा। लिपिड में घुलनशील पदार्थ झिल्ली का माध्यम से तेजी से विसरित होते हैं। क्या अभी हमने यही बात पढ़ी है, हाँ या ना? क्या मैंने अभी यही बात समझाई आपको? यस, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। जिस पदार्थ का अंश या मोइटी जलरागी होता है, जलरागी यानी कि लवर ऑफ वाटर, जो प्यार करे, हाइड्रोफिलिक, कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, तो वह झिल्लिका के आर पार बहुत कठिनाई से जुड़ेगा। क्यों? अंदर का माहौल कैसा है? लिपिड प्रेमी है और जल का विरोधी है। तो कोई जल का प्रेमी उस माहौल से जाएगा तो उसको जाने देगा क्या? वो उसको यहाँ से पकड़ेगा, वो यहाँ से पकड़ेगा, जैसे लाइक ऐसे। फाइन, ये है अंदर का माहौल। अंदर का माहौल कैसा है? लिपिड का लिपिड का प्रेमी है, जल का विरोधी है। तो कोई जो मॉलिक्यूल आएगा, कोई ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कैसा है? कैसा है? जल से प्यार करने वाला है, लेकिन अंदर का माहौल कैसे है? सब नफरत करने वाले हैं। तो क्या ये मॉलिक्यूल इसको जीने देंगे? क्या ये मॉलिक्यूल इसको जीने देंगे? इसको निकलने देंगे? नहीं, इसको जकड़ के रख लेंगे। आजा तू, आजा, अब जाके दिखा तू हमारी मेम्ब्रेन में से। क्यों? तू जल को प्यार करके भी हमारी मेम्ब्रेन से गुजरेगा, तो इसको क्या होगा? बहुत कठिनाई होगी। और इसको कठिनाई को कम करने के लिए, इस हार्ड कंडीशन को कम करने के लिए हमारे पास क्या है? वो साइकिल है। पैदल जाना पॉसिबल नहीं था तो मैंने एक साइकिल ले ली, यानी कि मेरे पास कुछ प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन हैं जो ट्रांसपोर्ट कराएंगे। तो इनकी गति को सुगम बनाने की आवश्यकता होगी, डेफिनेटली होगी। मुझे एक माध्यम देना पड़ेगा और ऐसे अणु को पार कराने के लिए झिल्लिका के लिए एक प्रोटीन स्थान उपलब्ध कराती है। अब ये कंडीशन क्या होगी? यदि मैं इस तरीके का एक गेट बना दूं और यहाँ पर ये वाटर लवर घुसा दूं, तो ये इसको अटैक ही नहीं कर पा रहे ना, अटैक नहीं कर पा रहे। समझ रहे हो ना बात? इसको मैंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी कि तू इसके माध्यम से निकल जा, तू ये पतली गली है, तू निकल ले, फिर तेरे को कोई नहीं परेशान करेगा। तो वे सांद्रता प्रवणता स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि अणु के विसरण के लिए सांद्रता प्रवणता निश्चित तौर पे पहले से ही उपस्थित होनी चाहिए, भले ही उन्हें प्रोटीन से मदद मिल रही हो। हमें यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, तभी डिफ्यूजन होगा। अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता बनाए रखनी है, तभी डिफ्यूजन होगा। ठीक है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सुसाध्य विसरण कहलाती है। आई होप इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, सुसाध्य विसरण में पदार्थों को झिल्ली के आर पार करने में विशिष्ट प्रोटीन मदद करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, जिसमें एटीपी ऊर्जा का भी व्यय नहीं होता। जैसे साइकिल में हमारा पेट्रोल नहीं लग रहा है। परिवहन की गति दर तब अधिकतम होती है जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग पूर्ण रूप से हो। परिवहन की गति की दर यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस मॉलिक्यूल का, उसकी जो रेट है वो क्या होगी? अधिकतम होगी जब प्रोटीन के सभी संवाहकों का प्रयोग, यानी कि जो प्रोटीन है, जो चैनल है, जो करियर प्रोटीन है, उसका यूटिलाइजेशन आप टोटली तरीके से कर रहे हो। तो सुसाध्य विसरण अति विशिष्ट होगा। कैसा होगा? बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट होगा। आ गई बात समझ में? यह कोशिकाओं को पदार्थों के उद्ग्रहण के लिए चयन करने की छूट भी प्रदान करता है। यानी कि जैसे आपको वाटर मॉलिक्यूल लेकर आना है ना, वाटर को आपको करना है। वाटर है तो सीधी सी बात है, अंदर तो लिपिड है, वाटर जा नहीं सकता, तो उसको एक प्रोटीन की ज़रूरत है। तो वो प्रोटीन कैसा हो सकता है? एक्वा प्रोटीन, है ना, एक्वा प्रोटीन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारा ये कैसा होता है? इसमें 8, ठीक है, 8, 1 2 3 4, उसी के पीछे और 8 4, तो 8 ये ऑक्टा वाली कंडीशन होती है, मतलब 8 इसमें प्रोटीन्स होते हैं और वो एक्वापोरिन बनाते हैं। तो क्या हुआ? चयन करने में मदद करता है। ये निरोध को के प्रति संवेदनशील होता है और प्रोटीन की पार्श्व श्रृंखला से प्रतिक्रिया करता है। फिर हमने बोला अणु को आर पार कराने के लिए झिल्लिका में मौजूद प्रोटीन रास्ता बनाती है। भाई ये झिल्लिका है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगी? रास्ता बनाएगी। कुछ रास्ते हमेशा खुले हुए होते हैं और कुछ नियंत्रित होते हैं, जैसे गेटेड चैनल जो होते हैं। जैसे तुम चैनल वाला गेट होता है ना, अपने घरों में होता है ना ऐसे चैनल वाला गेट, फिर यहाँ से ऐसे धक्का मारते हो, फिर वापस से बंद कर देते हो, है ना। या फिर हम बोलेंगे कि ऐसा गेट होता है, ठीक है,
ये गेट होता है, गेट जब तुम्हें निकलना होता है तो तुम अंदर खोल लेते हो और जब कहीं जा रहे होते हो तो उसको लॉक लगा देते हो। आ गई बात। तो कुछ जो गेट हैं वो बंद रहते हैं और कुछ जो ट्रांसपोर्टर हैं वो ओपन रहते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के अणुओं को पार जाने की छूट देते हैं। पोरीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया की बाहरी झिल्ली पर प्रेजेंट होते हैं। पोरीन का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। पोरीन एक तरह का प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल्स के आवागमन में हेल्प करता है। ये बेसिकली कहाँ मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और हमारी बैक्टीरिया की बाहरी मेम्ब्रेन पे मिलेगा, ताकि झिल्ली में से होकर प्रोटीन के छोटे साइज के अणुओं को आराम से वहां से गुजारा जा सकते। एक और बात, गुजारा जा सकता है, लेकिन एक और बात, स्मॉल मॉलिक्यूल बोला इसने, छोटे अणु आराम से जा सकते हैं, लेकिन वृहत अणु को तुम्हें यहां से निकालना होगा तो तुम्हें कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा? सक्रिय ट्रांसपोर्ट लेना होगा। वहां पे निष्क्रिय ट्रांसपोर्ट काम नहीं करता है। आ गई बात समझ में? ये रहा अपना कोशिका के बाहर झिल्ली, तुम्हें दिख रही है? कलर चेंज कर लूं एक बार, ठीक है? कोशिका के बाहर है, ये अपना मॉलिक्यूल है, इसको निकालना है। ये हमारा प्रोटीन है। इस प्रोटीन को ये देखो माध्यम दे रहा है और प्रोटीन हमेशा निकल रहा है। आ गया? आ गई बात समझ में? अब देखो, निष्क्रिय सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट। निष्क्रिय यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कैसे कैसे तरीके के होते हैं? सिंपोर्ट भी होते हैं, एंटीपोर्ट भी होते हैं। इधर से समझाते हैं। यूनिपोर्ट, फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट यानी देखो, यूनि का मतलब होता है एक, मतलब इसके पास एक ही मॉलिक्यूल जो होगा वो एक ही दिशा में जाएगा। जैसे मुझे उसी दिशा में जाना है तो मैं उसी दिशा में जा पाऊंगी, और मैं इसी दिशा में जा रही हूँ, वापस से नहीं आ पा रही, वापस से नहीं आ रही, ना किसी और को लेकर के जा रही हूँ। तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा? यूनि ट्रांसपोर्ट होगा। एंटी ट्रांसपोर्ट, मैं भी जा रही हूँ, जैसे एक ही रास्ता होता है, गाड़ी इधर से भी आ रही है, गाड़ी उधर से भी आ रही है, एक ही रास्ता है, गाड़ी उधर से भी जा रही है, उधर से भी जा रही है, यानी कि एंटीपोर्ट है ना। सिंपोर्ट, सिंपोर्ट मतलब दो गाड़ियां एक ही रास्ते पे जा रही है, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक ही समय पे एक ही जगह जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? एक ही समय पे दो मॉलिक्यूल एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन होगी सिंपोर्ट। आ जाओ, अपनी बुक क्या कह रही है? निष्क्रिय सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट, कुछ वाहक या परिवहन, अरे एक मिनट, कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन विस्तरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं। सिंपोर्ट में दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं, जबकि एंटीपोर्ट में उल्टी दिशा में चलते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे तुम दो दोस्त हो, है ना, दोनों दोस्त एक ही बार में एक ही दिशा में जा रहे हो, सिंपोर्ट। एंटीपोर्ट, एक तुम्हारा दोस्त इधर से जा रहा है, एक तुम्हारा दोस्त इधर से जा रहा है, अलग अलग से, ठीक है, तो उल्टी दिशा में चलते हैं। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है, उस कंडीशन को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आज आपका 11वें चैप्टर का जो भाग 1 है वो समाप्त हो गया है, जिसमें हमने देखा है कि जो परिवहन के माध्यम है, विसरण विधि हमने पढ़ी, उसमें छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, पहली बात, ठीक है, उसमें तापमान, दाब उस मेज़र करता है। यहाँ पर किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। दो तरीके से होते हैं, निष्क्रिय हैं, लेकिन दो तरीके के हैं। कैसा? एक तो सिंपल डिफ्यूज़न और एक फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में हमें प्रोटीन चाहिए, कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं। किस तरीके का रास्ता दिखाते हैं? यूनिपोर्ट, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक धन्यवाद।